नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान के बारे में। और हमसे जुड़ गए हैं श्री के सिद्धार्थ। स्वागत है आपका के सिद्धार्थ जी। के सिद्धार्थ जी जो हैं वो वैज्ञानिक विषयों पर बहुत कुछ लिखते रहते हैं। आपने 48 पुस्तकें लिखी हैं अभी तक। आपका स्वागत है सिद्धार्थ जी। आपका धन्यवाद। आपके सानिध्य मिलकर मेरा सम्मान बढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब एक चंद्रयान 3 का आज सफल प्रक्षेपण हो गया। अभी तो चंद्रयान जब पूरी तरह से उसका जो मिशन सफल हो जाएगा तब हम इसको अंतिम सफलता कह सकते हैं। ये निश्चित रूप से देश के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन विशेषकर युवा वर्ग ये पूछता है कि ये जो चंद्रयान का जो प्रक्षेपण है या मंगलयान का प्रक्षेपण है, इससे वैज्ञानिक जानकारी बढ़ने के अतिरिक्त और क्या लाभ है? अगर उनके लिए बताया जाए, उनके हित में बताया जाए, उन्हें ध्यान में रखकर बताया जाए तो सभी वैज्ञानिक हित युवाओं के हित में होते हैं। चंद्रयान से अगर ऐसा कहा जाए कि उन्हें रोजगार मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे, तो उन्हें लगेगा कि ये कैसे है, लेकिन ऐसा ही है। अब आप ऐसा देखिए, चंद्रयान क्या करेगा? चंद्रयान एक नया आयाम, एक नए उद्योग का प्रतिपादन कर रहा है, एक नए उद्योग की शुरुआत कर रहा है, एक नए उद्योग का बीज डाल रहा है, जिसे कहते हैं स्पेस इंडस्ट्री। अब इस स्पेस इंडस्ट्री में कुछ फॉरवर्ड लिंकेज होते हैं, कुछ बैकवर्ड लिंकेज, अग्रगामी कड़ियां, पश्चगामी कड़ियां। अच्छा, अग्रगामी कड़ियां क्या होंगी? अग्रगामी कड़ियां होंगी इसकी जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो होंगे रिसर्च। रिसर्च क्या करता है? रिसर्च हमेशा नए नए विषयों पर होता है, नए नए टॉपिक के ऊपर में होता है, और यह रिसर्च में कुछ लोग चाहिए, कुछ व्यक्ति चाहिए। और अगर यह व्यक्ति कौन होगा? यह व्यक्ति युवा होंगे। एक स्थिति यहां पर बनती है, एकेडमिक्स में जिसे जाना है वह युवा होंगे। पश्चिगामी कड़ियों को अगर आप देखेंगे तो पश्चिगामी क्या कड़ियां हो जाती हैं? जैसे कि सैटेलाइट बनाने का काम, लॉन्च व्हीकल का काम, उसी तरह से काम हो जाता है लॉजिस्टिक्स का काम, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करने का काम, चंद्रमा पर क्या पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, उसका उपयोग करने का काम यहाँ पर ये कौन करेगा? तो यह भी नए नए यूज करेंगे। इसके अलावा अगर ऐसा युवा देख लेते हैं तो चंद्रयान क्या करेगा? नए नए इनोवेशन करेगा। इससे मान लेते हैं कि चंद्रयान गया और एक नए प्रकार की मिट्टी मिली, एक नए प्रकार का एलिमेंट मिला। तो यह जो नए प्रकार का एलिमेंट होगा, यह एक नए उद्योग की शुरुआत कर देगा। इससे रोजगार मिलेगा उन्हें, इससे पैसा मिलेगा। इसके अलावा चंद्रयान जब बाहर जा रहा है तो विदेश के बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ रही है। अब कल अफ्रीका भी आएगा, यहाँ पर अफ्रीका आएगा। अफ्रीका क्या है कि मेरे सैटेलाइट भी लॉन्च कर दो, हमें भी लेके चलो, स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा। तो स्पेस टूरिज्म में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें उन्हें रोजगार मिलेगा, इसमें उन्हें फायदा होता है। तो युवाओं का फायदा, अगर अपनी अस्मिता बनानी हो, आइडेंटिटी बनानी हो, तो फायदा है। अगर उन्हें रिसर्च करना हो, विद्या जाहिर करनी हो, तब उन्हें फायदा होता है। जब उन्हें रोजगार लेना है तब फायदा होता है, स्टार्टअप खोलना है तब फायदा होता है, पैसा कमाना है तब फायदा होता है। और देश का फायदा उन्हीं का फायदा है, समाज का फायदा उन्हीं का फायदा है, देश की इज्जत का फायदा भी उन्हीं का फायदा है। क्योंकि देश की जितनी इज्जत बढ़ेगी, बाहर के देशों में उनके कमाई के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में पारिश्रमिक भी मिलेंगे। जी। ये और बताएं, क्योंकि आपने इंगित किया कि चंद्रमा पर नए नए पदार्थ मिल सकते हैं, मिट्टी मिल सकती है, खनिज मिल सकते हैं। तो इससे भारत के विकास में और क्या योगदान की संभावना है? मटेरियल एक पार्ट हो गया। मटेरियल तो एक पार्ट हो गया, जैसे कि एक नया मटेरियल मिलता है, एक नया एलिमेंट मिलता है, उस नए एलिमेंट से एक नए प्रकार का उद्योग शुरू हो सकता है। जैसे कि चीन में जब री का बारे में मालूम चला और पता चला कि री का बहुत बड़ा भंडार, रेयर अर्थ एलिमेंट का, तो चीन का पूरा प्रभुत्व ही हो गया है और मोबाइल इंडस्ट्री पर, मोबाइल स्क्रीन को बनाने के काम में। लेकिन
स्पेस टूरिज्म को अगर बात कर लेंगे तो स्पेस टूरिज्म का मतलब हो जाता है कि एक नए प्रकार का टूरिज्म, एक नए प्रकार का लॉजिस्टिक्स है, एक नए प्रकार का इनोवेशन, एक नए प्रकार की प्रक्रिया, एक नए प्रकार की कार्यशैली। ये एग्जिस्टिंग कोई भी फॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक नई सोच चाहिए, एक नई एनर्जी चाहिए। यह एक पहलू हो जाता है। इसके अलावा मान लेते हैं स्पेस से हम लोग चांद पर गए और हम लोगों ने खूब ढेर सारी तस्वीरें ली। तो तस्वीरें वहां पर आती हैं तो तस्वीर नहीं होती है, वह होती है या तो रिमोट सेंसिंग की बात होती है वहां पर। तो रिमोट सेंसिंग का उसकी जो तस्वीर मिलेगी उसमें तरह तरह के रंग मिलेगा, वहां पर असॉर्टमेंट मिलेगा। आप ये अभी के यूथ है ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि रिमोट सेंसिंग के फोटोग्राफी का जो इंटरप्रिटेशन करता है उसकी कमाई कितनी हो सकती है। वो हर महीने करोड़ों में कमाता है। तो यह इसका जरिया हो जाता है स्किल अक्वायर करने का, नए नए स्किल, सैटेलाइट बनाने के स्किल। अब कुछ जो नए युवा है उन्होंने क्या किया है, कचरा साफ करने के लिए एक एप्लीकेशन बना दिया है। अब जब कचरा साफ करने की एप्लीकेशन बना दिया है तो कचरे की मैपिंग, अंतरिक्ष में कचरे की मैपिंग कैसे साफ किया सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी हो सकता है यह उतना सफल नहीं हो, कारगर नहीं हो, लेकिन किसी भी काम को करने के पहले ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि काम 100% सक्सेसफुल ही होगा। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसी प्रक्रिया में कहा जा रहा है कि यूथ को शामिल होने के लिए। और नया अब क्या होगा कि नए नए बच्चे, जैसे एक समय था कि कंप्यूटर का उपयोग करके क्या होगा, तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन मिला ना, आज बहुत से लोग कंप्यूटर का लैंग्वेज जानना शुरू कर दिया है। जैसे एक समय था पेट्रोकेमिकल्स, उसी समय उसी तरह का एक स्वरूप आया, वो हो गया कंप्यूटर। और उसी तरह का एक स्वरूप आया, वो हो जाता है स्पेस। स्पेस में बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उन्हें नई नई चीजें के बारे में बताना, नए दुनिया की खोज करना, ये सब तो उन्हीं का काम हो जाता है, युवाओं के लिए है। युवाओं के लिए ही यह काम हो जाता है पूरी तरह से। जी, मैं देख रहा था कि नासा की वेबसाइट पे एक पेज पड़ा हुआ है, वो कहता है सिग्निफिकेंट लूनर मिनरल्स। तो अभी तक जो इनका जो भी एक्सप्लोरेशन हुआ है उसके बारे में आपके पास क्या सूचना है? क्या इसमें ऐसे कोई मिनरल्स हैं जो कि धरती पर नहीं पाए जाते हैं? और यदि मान लीजिए कोई इस तरह के मिनरल्स पाए भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं, तो उनका एक इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या होगी? हम किस प्रकार से, क्या आगे आप देखते हैं भविष्य में कोई ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि इतने बड़े व्हीकल्स लॉन्च हो सकते हैं जिनसे वहाँ पर खुदाई हो सकती है, मिनरल्स लाए जा सकते हैं, और जो देश जो हैं इसमें अग्रणी होते हैं, जैसे अभी 4 देश, अभी 3 देश ही वहाँ पर लैंड कर पाए हैं। भारत यदि लैंड करवा पाता है चंद्रयान 3 को तो यह चौथा होगा। तो इस दिशा में क्या संभावनाएं हैं? हमें जैसे लगता है कि आपने जो सवाल पूछा वो है कि नासा ने कुछ बताया है कि मिनरल्स, कुछ नए मिनरल्स मिल रहे हैं, उन नए मिनरल्स का उपयोग क्या हो सकता है। उन्होंने ऐसा ही है ना? मिनरल्स की लिस्ट दी है, मुझे ये नहीं पता वो नए हैं हाँ, या जो ठीक है, बिल्कुल ठीक धरती है, पे ही बिल्कुल मिलते हैं ठीक है, वही है। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ नए मिनरल्स हो सकते हैं वहां पर जो कि हमारे पास बहुत रेयर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग यहाँ पर कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट है। मून के ऊपर में उसे रेयर मून एलिमेंट भी कहते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट कई बार हुआ क्योंकि चंद्रमा तो एक समय पृथ्वी के साथ में टिका हुआ था, छिटक कर दूर जाकर चला गया। लेकिन आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि हीलियम-3 की मात्रा यहाँ पर बहुत ही कम है, जबकि हीलियम-3 अबंडेंस में मून के सरफेस पे, चंद्रमा के सरफेस पर पाया जाता है। अगर यह अबंडेंस में पाया जाता है तो एक बैग हीलियम यहां पर लाकर इस स्थान पर आप अगर एटॉमिक फ्यूजन से रिएक्टर आप बना लेते हैं तो आपको साल भर एक बैग हीलियम लाकर आप अपनी एनर्जी के नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ये कहने के लिए एक बैग या 1.5 बैग की बात नहीं है, मतलब है कि ये इतना ही सिग्निफिकेंट है। उसी तरह से सेलोनियम चलाता है। उसी तरह पे जैसे कि हम लोगों ने चंद्रमा के लिए जो हीट शील्ड बनाया चंद्रयान के लिए, तो चंद्रयान के ऊपर में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं जो हीट शील्ड का काम करते हैं वो पृथ्वी पर रेयर हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऊपर अबंडेंस में पाए जाते हैं। तो हीट शील्ड बनाने का काम तो अब तेज होगा ना,
क्योंकि हम लोग अलग अलग मिनरल्स को अलग अलग जगहों पर इसको डालने का काम करेंगे। तो मिनरल्स की ये उपयोगिता है। लेकिन हमें लगता है कि चंद्रयान ऐसे प्रोजेक्ट का, इस परियोजना का मूल वैल्यू, इसका मूल मूल्य यह नहीं है कि सिर्फ मिनरल्स ही, यह उसका मूल मूल्य है जो ज्ञान इससे मिल रहा है, और इस ज्ञान से आप कुछ नई चीजें कर सकते हैं। पानी से आप नई चीजें कर सकते हैं। अगर आपको 4.5 अरब साल पुराना पानी मिलता है तो पता नहीं किस रोग को दूर कर पाएगा, यह पता नहीं है। आज तो हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि किस रोग को दूर भी कर पाए। तो यह नए नए आयाम खोल लेता है। खनिज तो एक हुए, और अलग अलग खनिजों की उपयोगिता ही अलग अलग होती है। कौन जानता था कि इथ्रियम, डिथ्रियम है, सेलोनियम है, इन सब का उपयोग हम मोबाइल के स्क्रीन को बनाने में काम करेंगे? पहले कौन जानता था? तो मिनरल्स आर नॉट, दे बिकम। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। वो होते नहीं है, वो बन जाते हैं अगर आपने उस पर अपने सोच का निवेश किया, तब अपने स्किल का निवेश किया तो। जी। अब ये बताया कि जो हमारे चंद्रयान के जो पहले 2 मिशन थे, उनका क्या उद्देश्य था? क्या वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए? और ये जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है, वो पहले 2 मिशन से किस प्रकार से भिन्न है? चंद्रयान 3 मिशन उद्देश्य के संदर्भ में दूसरे से अलग नहीं है। पहले का उद्देश्य था ऑर्बिटर भेजना, ऑर्बिटर गया, ऑर्बिटर को लगा, ऑर्बिटर मतलब कि जो चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है, तो ऑर्बिटर को लगा कि इस स्थान पर पानी है। पानी किस स्थान पर है? तो चंद्रमा का एक भाग जो सूर्य के हमेशा सामने में रहता है, वहां पर पानी होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उस स्थान पर तापमान 150-200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन चंद्रमा का वह भाग जो, जिसने सूर्य को कभी देखा ही नहीं, आज तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का रोटेशन और रिवोल्यूशन इस रूप में है, क्योंकि सूर्य का एक ही भाग सामने में रहता है, चंद्रमा का एक ही भाग सामने में रहता है, दूसरा नहीं रहता है। तो उस स्थान पर जब हम लोग बात करते हैं कि वहां पर एक नए तरह के रिसोर्स बनकर आया, वह एक पार्ट हो जाता है। तो जो चंद्रयान पहला था उसने यह बताया। दूसरे का काम था कि यह पता करना कि चंद्रमा की सतह के ऊपर में, खासकर दक्षिणी जो ध्रुव है, वहां पर भूकंप आते हैं। अब भूकंप आते हैं तो ये भूकंपों का क्या उपयोग हो सकता है? भूकंपों का उपयोग तब होता है जबकि आप वहां पर जाकर रहने की कोशिश करते हैं। तो कॉलोनी कौन बनाएगा? तो कॉलोनी कोई रहने के लिए थोड़ी जाएगा। सुंदर कोई दृश्य चंद्रमा पर थोड़ी ही देखने को मिलता है कि कोई रहने को जाएगा। वो तो वो लोग जाएंगे जो ऐसे खनिज संसाधनों का दोहन करने का काम करेंगे। तो उन लोगों के लिए कॉलोनी बनानी पड़ेगी। अच्छा, वो लोग कॉलोनी बनाने के लिए जाते हैं तो उनका घर बनाया गया, पता लगा कि घर गिर गया। तो इसलिए मालूम करना है कि उसकी सतह पर रहा जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए जानकारी ली गई कि हाँ भाई, भूकंप आते हैं तो कितने भयंकर होते हैं, और हमेशा वहां पर भूकंप आते रहते हैं। ग्रेविटी होती है तो कैसी होती है? तो ग्रेविटी चेंज होते रहती है। इसके अलावा जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, वो किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वहां पर पूरे के पूरे हवा को आयनाइज करने का काम कर देती हैं। तो क्या इस हवा में कोई रह सकता है? खनिज एक पहलू है, उनका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है, मतलब है उनको लेकर कि वो पृथ्वी पर पाए जाने वाली खनिजों से अलग कैसे हैं, या तो ये सब जानकारी सेकंड लूनर मिशन का था, मतलब दूसरे चंद्रयान का था। तो चंद्रयान जो 3 का मिशन है, वह भी है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं, विकसित नहीं होती है सॉफ्ट लैंडिंग की, तो हम लोग मंगल ग्रह पर नहीं जा सकते हैं। मंगल ग्रह पर क्यों जाए? क्योंकि स्पेस कॉलोनाइज हो रहा है, और स्पेस के कॉलोनाइजेशन में किसी ने भी पहल ले ली, किसी ने भी जाकर कब्जा कर लिया, मान लिया मंगल ग्रह पर, कहा कि ये तो मेरा ही ग्रह है, तो किसी को आने नहीं देगा। तो जैसे अंटार्कटिक में हुआ कि अंटार्कटिक में जाकर सभी राज्यों ने कहा कि ये तो मेरा टेरिटरी है, ये मेरा है, भारत उसके पीछे में रह गया। तो भारत चाहता था कि चंद्रमा के साथ में ऐसा नहीं हो, तो इसलिए भी चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था। ऑब्जेक्टिव था कि यह सारी जानकारी हम लोग अपने मार्क छोड़ दें, हम लोग अपनी टेरिटरी उस स्थान पर बना लें, और वही टेरिटरी बनाने के लिए हम लोग उस स्थान पर गए हैं। तो सेकंड और थर्ड का ऑब्जेक्टिव सिमिलर है, अंतर टेक्नोलॉजी में है। अब टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है?
तो टेक्नोलॉजी में यह अंतर है कि चंद्रमा जो चंद्रयान-3 है, तो चंद्रयान-3 की जो पैर है वो बहुत शक्तिशाली है, मतलब कि वो अगर तेजी से भी गिरेगा तब भी वो टूटेगा नहीं। दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरा अंतर क्या है कि पिछले वाला चंद्रयान वो टिल्ट कर गया था। जब टिल्ट कर गया था तो टिल्ट करने के उसमें जो ईंधन था वो पता चला कि एक नोजल में गया, दूसरे नोजल में गया नहीं, तो और टिल्ट कर गया, उल्टा हो गया बेचारा, और उल्टा होकर धड़ाम से नीचे में गिर गया। यह दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या थी कि जब वो लैंड कर रहा था, नीचे की ओर गिर रहा था, तो नीचे के टेरिटरी को सीधे नहीं समझ पाया, तो हो सकता है वो उल्टे पुल्टे स्थान पे चला गया हो, इसलिए वहां गिर गया हो। तो अब हम लोगों ने उसके ऊपर में एक नए सेंसर लगा दिए हैं। यह नया सेंसर नासा से, फ्रांस से, सभी अंतरराष्ट्रीय यूरोपियन एजेंसी से मिला हुआ है। ये बता देंगे कि 4 इंटू 2.4 किलोमीटर क्षेत्र में भी उतर सकता है। पहले हम लोगों ने कहा था कि सिर्फ 500 मीटर इंटू 500 मीटर के एरिया में उतर सकता है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं उतरते समय कुछ गलतियां भी होती हैं, तो उसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो उसे करेक्ट कर देगा। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उसमें एक सिस्टम भी अगर फेल करता है तो वो सिस्टम उसे क्या करेगा, ठीक कर देगा। तो इसे कहते हैं बिल्ट इन बैकअप बाय वे ऑफ रिडंडेंसी। मतलब कि उसमें क्या हो जाता है कि इतने रिडंडेंट चीजें उसमें पाई जाती हैं, तो फ्यूल उसको अधिक दे दिया गया कि भाई अगर रिडंडेंट चीजें हैं, काम करेगा तो उसमें ईंधन की खपत होगी। तो पिछले वाले चंद्रयान से ऑब्जेक्टिव सेम है, अंतर है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का अंदर क्या है कि यह फेलियर मोड में है, मतलब फेलियर मैनेजमेंट पर इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। इसके ऊपर यह नहीं ध्यान दिया गया है कि अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे रीच करेगा, यह ध्यान दिया गया है कि किसी भी तरीके से यह फेल नहीं करे। और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेंसर, फ्यूल, साइज है, उसका सोलर पैनल है, उसके लेग्स है, सभी चीजों को सुदृढ़ करने का काम किया गया है। आपने स्पेस कॉलोनाइजेशन के बारे में बात की अभी यहाँ पर, तो ये जो स्पेस कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, हम पहले देखते रहे हैं, स्पेस वॉर्स पे बहुत सारी फिल्म्स इत्यादि बनती रही हैं। आपको लगता है कि क्या ऐसी संभावना है कि वो जो स्पेस वॉर्स के जो साईफाई मूवीज बनती रही हैं, उस प्रकार का सिनेरियो कभी भविष्य में बन सकता है? स्पेस के ऊपर में अभी जिसका भी कंट्रोल रहेगा वो पृथ्वी पर कंट्रोल कर पाएगा। आप सोचिए कि किसी ने अगर स्पेस के ऊपर में एक बड़ा सा पैराबोलिक मिरर लगा दिया, तो मिरर क्या करेगा, सूर्य की सारी रोशनी को संकेंद्रित करेगा, और संकेंद्रित करने के बाद में एक पतला सा रे वहां से निकालेगा, और वो रे, वो किरण, वो क्ष रश्मि, एक्सरे किरणें होंगी, वो जहां पर भी पृथ्वी पर गिरेगी, आपको किसी हथियार की जरूरत ही नहीं है। तो यह हो जाता है स्पेस कॉलोनाइजेशन का मतलब, यह भी हो जाता है। कॉलोनाइजेशन का यह भी मतलब हो जाता है कि आपके अन्य जो सैटेलाइट है उसके बारे में जानकारी, अगर जानकारी हमें मिल गई कि यह चीन का एक सैटेलाइट है या किसी भी देश का एक सैटेलाइट है, इसे मार गिराने से क्या होगा कि इसका जो मिलिट्री कमांड जो इसके सहारे देते हैं वह बिल्कुल पंगु हो जाएगा। तब आप उसे उसका उपयोग कर देंगे, उसे ही पहले मार गिरा देंगे। तो इसीलिए तो हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करने का काम किया, एसैट, एंटी सैटेलाइट वेपन के सहारे। एंटी सैटेलाइट वेपन कोई क्यों डेवलप करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि सभी सैटेलाइट फ्रेंडली नहीं होते हैं। भारत ही एकमात्र देश है जिसका स्पेस प्रोग्राम शांतिमय है। दुनिया में अन्य कोई देश नहीं है जिसका कि स्पेस प्रोग्राम शांतिमय है। और सारे के सारे उनका जन्म इसी से हुआ है कि वह दूसरे को नुकसान पहुंचाए, नए नए तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम करे। अब स्पेस कॉलोनाइजेशन का दूसरा अंश भी होता है कि मान लेते हैं कोई चंद्रमा के ऊपर में गया, वहां के पानी का उपयोग किया, और पानी से कुछ कुछ उन्होंने दवाइयां बना ली, और दवाइयां बहुत अच्छी हो गई, बहुत ही महंगा बेचना शुरू कर देंगे वो लोग। तो मिनरल्स के भी मिनरलाइजेशन कॉलोनाइजेशन भी तो ऐसे ही हुआ है। चीन ने क्या किया कि चीन के पास में दुनिया का 98% री मिलता था, उसने क्या किया, जापान के हाथ उमटने शुरू कर दिया। जापान उन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट के सहारे क्या करता था कि वह तोशिबा के स्क्रीन बनाता था। तोशिबा का स्क्रीन हम लोग सभी लोग उपयोग करते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 90% जो मोबाइल के, कंप्यूटर की स्क्रीन बनते हैं वो तोशिबा ही बनाकर देता है, बाई एंड लार्ज है, या फिगर आगे पीछे हो सकता है। तो मिनरल का कॉलोनाइजेशन हो गया। चीन ने क्या किया, पानी का भी कॉलोनाइजेशन किया। तो आप मंगल ग्रह पर चले आते हैं, मंगल ग्रह को अपना बना लेते हैं, वहां से खनिज लेकर चले आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं, नहीं
तो ये कॉलोनाइजेशन ही तो होता है। तो कॉलोनाइजेशन के 3 भाग चले जाते हैं। पहला तो खोज, खोज से निर्मित ज्ञान, ज्ञान का उपयोग। अब ज्ञान का उपयोग अगर आप अच्छे काम के लिए करते हैं तो मानवता के लिए हो गया, अगर आप डिस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं तो कॉलोनाइजेशन हो गया। तीसरा हथियार, तो हथियार कैसे बना सकते हैं? हथियार बना सकते हैं कि स्पेस के बारे में जानकारी लेकर। तो आप हथियार के रूप में वहां के कचरे को भी हथियार में बदल सकते हैं अगर कचरे को डायरेक्शन दे दे तो कॉलोनाइजेशन ही तो हुआ। अगर स्पेस आपका वर्चस्व हो गया और उस वर्चस्व का आपने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और दुरुपयोग करके कुछ देशों के आपने कान, हाथ, नाक, कान उमेटने शुरू कर दिया, तो कॉलोनाइजेशन ही तो है। तो कॉलोनाइजेशन का यह जो स्वरूप है यह हमेशा युद्ध के स्वरूप में नहीं होगा, यह स्वरूप में होगा छद्म में भी हो सकता है, यह स्वरूप होगा ज्ञान का भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन का भी हो सकता है, लेकिन लड़ाई का तो होगा ही होगा। जी। मैं भी देख रहा था इसके बारे में जो डिटेल्स आए हैं, तो इसके जो पेलोड इत्यादि के बारे में जो सूचना है कि इसके लैंडर जो है वो 3 पेलोड लेके जाएगा, और इसमें से एक सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करेगा, एक लूनर साइज्मिक एक्टिविटी को मेजर करेगा, और तीसरा जो है कि प्रोब होगा जो प्लाज्मा डेंसिटी इत्यादि को उनको मेजर करेगा और उसके वेरिएशंस को। अब यही 3 क्यों इसमें मुख्य रखे गए हैं? हाँ, वास्तविक रूप में एक एक ले लेते हैं। जैसे प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा का हमने बताया कि प्लाज्मा का उपयोग क्या है, प्लाज्मा की भूमिका क्या है। तो प्लाज्मा की भूमिका है कि सूर्य से जो रोशनी आती है वह चंद्रमा पर आती है, पृथ्वी पर आती है, दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वही रोशनी आती है तो पृथ्वी पर क्या होता है, सबसे पहले उसे चुंबक मंडल से पार करना पड़ता है, तो वहां पर अल्फा, बीटा, गामा किरणें वहां से छिटक जाती हैं। उसके बाद वह आयनोस्फीयर से आता है, आयन मंडल से आता है, तो एक्स रे किरणें निकल जाती हैं। उसके बाद वह मेसोस्फीयर से आता है और स्ट्रेटोस्फीयर से आता है, तो यूवी किरणें निकल जाती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो आने वाली किरणें रहती हैं वो विजिबल रेंज की किरणें हो जाती हैं। मतलब वो विजिबल रेंज की किरणें जैसे कि आप एक प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 रंगों में बदल जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो सूर्य की रोशनी इस पर आती है और अबाध रूप से टकराती है तो प्लाज्मा स्टेट में करती है। अब इस प्लाज्मा से क्या क्या निर्मित होता है, वहां की मिट्टी से टकरा कर क्या निर्मित होगा, इसका अध्ययन एक हो जाता है। दूसरा जो थर्मल पार्ट है, थर्मल पार्ट मतलब कि उसके इमेजिंग से, मतलब जैसे हम लोग रिमोट सेंसिंग का भी काम करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग में कौन सा पौधा रोगग्रस्त है और कौन सा पौधा नहीं है, रिमोट सेंसिंग से कैसे जान लेते हैं? जो पौधा रोगग्रस्त नहीं है वो हरा होगा, तो हरे का जो रंग होगा वो अलग होगा, और जो पौधा रोगग्रस्त हो गया वो पीला हो जाएगा, तो उसका जो रंग हो जाएगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो रिमोट सेंसिंग के ऊपर में जो इसका टोनालिटी आएगा, उसका रंग बदल जाएगा। तो यह स्वरूप भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसमें थर्मल कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए उसमें वो पेलोड है। तो जितने भी लैंडर में जो पेलोड दिए गए हैं, ऑर्बिटल में जो पेलोड दिए गए हैं, तो इन्हीं उद्देश्यों से, और ये क्या करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 मीटर 6 मीटर गहरे जाकर तक वो सेंस कर पाते हैं सरफेस को। ऑर्बिटर जो घूम रहा है चंद्रमा के सतह को 5 मीटर 6 मीटर गहरे जाकर तक भी सेंस कर पाता है, और सेंस करके मालूम कर पाता है अच्छा इसकी ये विशेषता है, तो ये इसकी विशेषता किस किस से मैच कर सकती है, तब उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। तो अंततः सारी लड़ाई तो हमारी है कि कौन सा खनिज है, कौन सा नहीं है, कौन सा संसाधन हमारे पास में है। हम लोग तो पश्चिमी देशों के इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जिसमें सब कुछ जीडीपी बेस्ड है। मतलब आप खनिज का उपयोग कीजिए, चाहे उसे कितना प्रदूषण हो जाए, जीडीपी बढ़ता है, ठीक है। फिर उस प्रदूषण को नियंत्रित करने काम कीजिए, कुछ लोग इसमें आएंगे, फिर जीडीपी बढ़ेगा, फिर उसमें काम कीजिए, फिर उसके लिए एक नया मैकेनिज्म दीजिए, फिर उसके प्रोसेसिंग के लिए एक नया मशीन लगाइए। सभी चीजों में किसी को रोजगार मिलता है, किसी को जीडीपी बढ़ता है। तो जो इकोनॉमी हम लोग मॉडल लेकर चले हैं चंद्रमा के साथ में वही है। हम लोग उपयोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग शोषण करने वाले हैं, और इसी शोषण के रेस में भारत, चीन, अमेरिका, रूस सब लोग लग गए हैं। जो जितना लूट कर ले जाए वो उतना लूट कर ले जाएगा। हाँ,
भारत क्या करेगा, इसका उपयोग अच्छी तरीके से करेगा और इनके सहारे करेगा। ये मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं है। अन्य देशों में क्या होता है, मिलिट्री एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं कि जो चंद्रयान 2 गया था उसमें एक ऑर्बिटर था और लैंडर था, और और रोवर इस था। बार जी, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। जो इस बार जा रहा है उसमें केवल लैंडर और रोवर है। हाँ, क्योंकि ऑर्बिटर घूम रहा है, वो तो है ही वहां पर। वो तो चंद्रयान जो 2 को हम लोगों ने भेजा था ऑर्बिटर, वो ऑर्बिटर तो है ही। तो एक चंद्रयान जो अपने साथ में लेकर चलता है, वो अपने साथ में ऑर्बिटर लेकर चलता है, लैंडर जो लैंड करेगा, और रोवर जो घूम घूम कर 14 दिन तक है वो सारी सूचना लैंडर को देगा, और लैंडर ऑर्बिटर को देगा, और ऑर्बिटर डीप स्पेस मिशन को देगा। तो ऑर्बिटर तो है ही हमारे पास, वो घूम रहा है और चंद्रमा के ऊपर में घूम रहा है। तो हमें सिर्फ लैंडर और रोवर ले जाने की जरूरत थी। इसलिए इस बार का मिशन अपेक्षाकृत आसान हो गया है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि उस भार को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि उसके फ्यूल को बढ़ा दिया है, उसके सोलर पैनल को बढ़ा दिया है, उसके लेग को बढ़ा दिया है, उसकी शक्ति को बढ़ा दिया है, सारी चीजों को किया हम लोगों जी। इसमें ये भी बताएं कि भविष्य में क्या चंद्रमा पर मनुष्य भारत भी भेज सकेगा। अगर भविष्य के परिदृश्य को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं आदरणीय संजय जी। पहला भाग होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं भू राजनीतिक, दूसरा हो जाता है वैज्ञानिक, तीसरा हो जाता है हमारे देश के हित में जो बातें हो सकती हैं, और जो चौथा होता है वह क्या होगा, आर्थिक। तो अगर अगर आप भू राजनीतिक रूप से देख सकते हैं यहाँ पर, एक्चुअली वास्तविक रूप में इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा कि भारत आगे कैसे जाता है। तो जो इस बार का मून मिशन है वह अपने आप में बिल्कुल नायाब है, और अगर इसे हिंदी में कहें तो ये अद्भुत है, अनूठा है, अद्वितीय है, असाधारण है, अलौकिक है, और बस ऐसा ही कुछ है। क्यों है? एक जो स्थिति अभी देखेंगे आप पूरे विश्व में, तो चीन अमेरिका के साथ में उसकी पटती नहीं है, अमेरिका की रूस के साथ में पटती नहीं है। ये दोनों देश, भारत के साथ में चीन कोई संधि नहीं करेगा। रशिया कुछ हद तक स्पेस एप्लीकेशन करता है, लेकिन रशिया अपने सारे राज भी यहाँ पर नहीं खोलता है, यद्यपि उसने बहुत सी मदद की है। और रशिया ने इंक्लिनेशन यह नहीं शो किया है कि वह स्पेस के ऊपर में हम लोग के साथ में अलायंस कर रहा है। रशिया के साथ में मतलब पूरे दुनिया के साथ में हमारा स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी है, और सभी के साथ में अलायंस की अपनी अस्मिता भी, अपनी पहचान भी है। तो अभी अभी का जो समय है वास्तविक रूप में बहुत ही अच्छा समय है कि हम लोग इस पूरे टेक्नोलॉजी को लेकर, मतलब कि कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर, कुछ को देकर, और आप इस बात को मानेंगे नहीं लेकिन ये आपके पास में रिकॉर्डेड है कि भारत के पास जो स्पेस टेक्नोलॉजी अभी है वह अक्षुण्ण है और असाधारण है, क्योंकि इतने सस्ते दाम पर ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसी महारत कोई भी देश हासिल नहीं किया है, और अभी आसपास में आगे आने वाले 10-20 सालों में कर भी नहीं पाएगा। तो यह दोनों देश मिलकर पूरे विश्व के परिदृश्य को बदल सकते हैं, और अमेरिका नहीं भी मिले तो भारत अकेले कर सकता है। आप सोचिए कि आर्टेमिस डील के बाद में अमेरिका भारत को कह रहा कि अपना डेटा प्लीज हमसे शेयर कर लेना, मतलब यह इतना ही महत्वपूर्ण है। तो यह जियोपॉलिटिकल, ये क्या हो जाएगा, जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाएगा स्पेस पावर का भारत के पास में। क्यों? भारत सस्ता भी है। और इसके बाद भारत क्या करेगा कि अफ्रीकी देशों को कहेगा कि तुम अपने सारे सैटेलाइट हमें दो, हम लॉन्च करेंगे, सस्ते में करेंगे। अमेरिका तो करने से रहा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना महंगा है, अफ्रीकी देश नहीं कर पाएंगे, लैटिन अमेरिकन देश नहीं कर पाएंगे। तो एक तो है कि इससे जियो पॉलिटिकल प्रभुत्व है, मतलब भू राजनीतिक प्रभुत्व भारत का बढ़ जाता है, एक है। और यह भू राजनीतिक प्रभुत्व क्या बढ़ेगा कि इसके वजह से भारत अपने मून मिशन को और तेज कर देगा, मतलब चंद्रमा पर जाकर रहना भी शुरू कर देगा, लोग भी जाकर रहने शुरू करेंगे, साइंटिस्ट भी जाकर रहने शुरू करेंगे। जब आपको पैसे का फायदा होगा तो आप क्यों नहीं करेंगे? दूसरा दूसरा हम लोग आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं
कि भारत की अस्मिता से संबंधित है। वो हम लोगों ने बताया भी है कि स्पेस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बहुत से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बन जाते हैं। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब कि जो उत्पाद बना, स्पेस का हम लोग को डेटा मिला, उसका हम लोगों ने क्या किया। और बैकवर्ड लिंकेज मतलब कि कोई इसके सोलर पैनल बनाएगा, कोई इसके चक्के को बनाएगा, कोई इसके रोवर को बनाएगा, कोई इसके मशीनरी को बनाएगा, कोई इसके पार्ट पुर्जे को बनाएगा, वो इसका बैकवर्ड लिंकेज में आता है। तो इससे जो रोजगार का जन्म होगा वो बहुत अधिक मात्रा होगा, देश के लिए अच्छा होगा ना। आप पाएंगे कि 3-4 सालों में छोटे छोटे बच्चे भी स्पेस के बारे में पढ़ना उन्होंने वो शुरू कर देंगे। जैसे वो कोडिंग पढ़ते हैं उसी तरह से वो स्पेस के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। तीसरी बात चली आती है इकोनॉमी, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि मिनरल्स है, यहाँ पर उसका एप्लीकेशन है, स्पेस का 10 जगह का एप्लीकेशन है। आप क्यों नहीं कर सकते? जैसे मेरा एक रिसर्च है नॉलेज मैपिंग का, पूरे वर्ल्ड की नॉलेज मैपिंग। तो पूरे वर्ल्ड की नॉलेज मैपिंग अब मेरे लिए आसान हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने इतने सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। तो दुनिया का हर एक चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी, और अगर जानकारी मिल जाती है, जैसे भारत को जानकारी मिलेगी। भारत को जानकारी क्यों मिलेगी? क्योंकि भारत के पास में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी है। तो ऊपर से वो क्या करता है, पिक्चर लेता है। भारत के पास में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी है, वो पिक्चर नहीं लेता है, वो कलर को सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। भारत के पास में चंद्रयान पर जाने की भी टेक्नोलॉजी है। भारत के पास में हथियार भी मारने की टेक्नोलॉजी है। तो इन सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग वो कहां पर करेगा? मंगल ग्रह पर करेगा, चांद पर करेगा, और इस सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग वो पृथ्वी पर भी कर रहा है। तो इस सारे टेक्नोलॉजी के आधार पर ही भारत अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और स्पेस इज गोइंग टू बी दी इंडस्ट्री फॉर द कंट्री। तो एक जियोपॉलिटिकल हो गया, एक भारत के लिए हो गया, इकोनॉमिक हो गया। ये जो 3 पहलू है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात कि भारत किसके ब्रांडिंग हो जाती है। जैसे 1969 में जब अमेरिका ने चांद पर मनुष्यों को भेजा था, तो अमेरिका का उद्देश्य क्या था? एक तो टेक्नोलॉजिकल था ही था, दूसरा था कि उसी समय कोल्ड वॉर के समय वो रशिया के साथ में, रूस के साथ में प्रतिस्पर्धा में आया था, और उस प्रतिस्पर्धा से उसे आगे निकलना था। तो इस प्रतिस्पर्धा में आगे कैसे निकल सकता था? तो अपनी देश की ब्रांडिंग को बनाने के लिए उसने क्या किया कि एक मिशन किया। बहुत ही एक्सपेंसिव मिशन था उस समय, लेकिन उस मिशन ने और निर्विवाद रूप से यह स्थापित कर दिया कि अगर दुनिया में कोई टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है तो अमेरिका ही है, अमेरिका ही है और अमेरिका। रूस पीछे हट गया, रूस सेकंड नंबर पर ही उसके बाद में नहीं रह पाया। तो भारत इससे स्टैम्प करेगा कि वह एक महाशक्ति है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, चीपनेस ऑफ टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, और हो सकता है कि फ्यूचर में कि बहुत से ऐसे नए नए चीजों के बारे में भी करे। आप सोचिए कि जो इतने एडवर्सिटी में क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया गया, वो डेवलप कर लिया गया, साइंटिस्ट को मारा गया तब भी डेवलप कर लिया, पूरे स्पेस इंडस्ट्री को सबोटाज करने की कोशिश की गई तब भी डेवलप कर लिया, और जिस देश ने किया वही उसके साथ में संधि करने की बात कर रहा है। तो इसका स्पेस इकोसिस्टम अब कितना शक्तिशाली हो गया होगा। तो भारत अगर चंद्रमा पर जाता है तो चंद्रमा का जाना एक सिंबॉलिक मतलब है। सिंबॉलिक मतलब कि हाँ, मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजिकल ब्रांडिंग है पूरे कंट्री की, जो जियोपॉलिटिकल टर्म्स में भी और इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसलेट होगा, और होगा ही होगा। जी जी, बहुत आपने सुंदर व्याख्या की इस पूरे प्रकरण की। एक छोटा प्रश्न पूछ के फिर मैं इस आज की परिचर्चा को समाप्त करूंगा। भारत और चीन में इस समय स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या तुलना की जा सकती है? निर्विवाद रूप से चीन हमसे बहुत आगे है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। अगर हमारे पास 10 सैटेलाइट है तो उसके पास 40 है। अगर हमारे पास में अभी हम लोग मून पर लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो चाइना टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है। चाइना एस्टेरॉइड के ऊपर में भी डेवलप करने की कोशिश कर चुका है। हम लोग जिन जिन चीजों को सोच रहे हैं चीन वो पहले से कर चुका है, और उसका स्केल पैमाना भी अच्छी खासी मात्रा में बड़ा है। चीन के पास वो अंकुश भी नहीं है जो अन्य देशों, भारत ऐसे तथाकथित प्रजातांत्रिक देश के पास भी होगा। तथाकथित मतलब ये प्रजातंत्र तो है ही है, लेकिन बहुत से लोग इसे मानते नहीं कि प्रजातंत्र है यहाँ पर, इसलिए उन लोगों की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें अलग ही कुछ लगता है। लेकिन ऐसे बीमार लोगों के लिए अच्छा ही शब्द हो सकता है। तो
तो चीन के साथ में ये एडवांटेज है, यूनिटरी कंट्री है, भारत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन डाइवर्सिफाइड है तो डाइवर्सिफिकेशन कहीं पर भी आपको एड करता है। चीन के पास में इतनी अधिक मात्रा में रिसोर्स बेस भी नहीं है कि चीन अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने देश का विकास करे। अब अरेबल लैंड के टर्म्स में अगर आप देख लेते हैं तो चीन भारत के समकक्ष नहीं आता है। वाटर के कंटेक्स में देख लेते हैं तो चीन को अगर आप देख लीजिएगा, ऑक्यूपाइड टेरिटरी की बात छोड़ दीजिए तो भी वो भारत के कंटेक्स में नहीं आता है। यहाँ पर चीप मैन पावर के बारे में की बात छोड़ दीजिए अगर, तो भारत में चीप मैन पावर मार्केट इंड्यूस्ड है, चीन का चीप मैन पावर फोर्स्ड है, दोनों में अंतर है। मतलब कि भारत के लोग खुशी से ये काम करने वाले हैं आगे के वर्षों में, चीन के लोग ऐसा संभवतः नहीं भी करें। हाँ, चीन यूनिटरी कंट्री है, भारत नहीं है उस रूप में, हम लोग उस रूप में देख सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, in terms of diversity of applications है, in terms of the number of satellites है, मतलब कि कब सभी सेंस में देख लेंगे तो चीन हमसे सच में आगे है और ये आगे जाएगा ही, क्योंकि उसके ऊपर में अंकुश नहीं है। भारत में प्रजातंत्र होने के नाते 10 अंकुश हो जाते हैं, भारत तो सारे काम नहीं कर पाएगा। हाँ, भारत तब भी ऐसे बहुत से काम कर लेता है, जैसे कार्टोसैट भेजा, तो कार्टोसैट भेजने के पीछे उद्देश्य क्या था कि हम लोग टेरेन की मैपिंग कर लें, खूब अच्छी तरीके से मैपिंग कर लें टेरेन की, ठीक, मतलब जो सतह है उसकी मैपिंग कर लें। अब कार्टोसैट के सहारे हम लोग सारे के सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बारे में भी जान पाएंगे, कहां पर बख्तरबंद गाड़ियां हैं उसके बारे में भी जान पाएंगे, ये कौन जानता है। और भारत ने सैटेलाइट 5 भेजे, छठा भी भेजा होगा तो भारत बताने थोड़े ही जाएगा कि उसने छठा सैटेलाइट भेजा है जो स्पाई सैटेलाइट है और सर्विलेंस सैटेलाइट है, निगरानी सैटेलाइट है, ये तो बताएगा नहीं। लेकिन एक इसका निष्कर्ष यही होगा, फ्यूचर आने वाले वर्षों में 2 अंतर आने वाले हैं। एक तो यह है कि चीन सभी चीजों का उत्पादन अपने देश में करता है, सभी चीजों कोशिश करता है कि अपने देश में करे, भारत अलायंस करके करता है। तो भारत का जो सोशल कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में वो कहीं बेहतर है, भारत का सॉफ्ट पावर रीच कहीं बेहतर है। मतलब फ्रांस से कुछ लेता है, किसी से और, अमेरिका से कुछ लेगा, ब्राजील से कुछ और लेगा, बोलीविया से कुछ और लेना है, चिली से कुछ और लेना है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ और लेना है। अब आप सोचिए कि अगर स्पेस स्टेशन बनाना हुआ तो ऑस्ट्रेलिया से क्या करेगा, लोहा लेगा, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेगा, जापान क्या करेगा, इसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर के प्रोवाइड करने काम करेगा, भारत क्या करेगा, मैन पावर देगा। भारत के लिए कितना आसान हो जाता है इस तरह का स्पेस स्टेशन बनाना। चीन खुद अपने सारे काम करना चाहता है, तो मतलब कि उसमें चीन के पूरे सिस्टम में अगर एक जगह समस्या आई तो कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा, मतलब एक के बाद दूसरा वो कोलैप्स करते जाएगा जैसे अभी हो रहा है। चीन के आर्थिक परिदृश्य को आपसे बेहतर कौन जानता है कि क्या हो रहा है और किस किस रूप में वह, जिसे हम लोग फिजिक्स में कहते हैं ट्रॉफी की तरफ, मैक्सिमम डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है कि बहुत सी चीजों को चीन को ब्लॉक करना पड़ रहा है। तो भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि भारत के पास में सिस्टम फेल करने पर एक काम करने का भी यहाँ पर दूसरा रास्ता खुला रहेगा, चीन के पास में नहीं रहेगा। जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने प्रकरण को बहुत सुंदर तरीके से समझाया और सामान्य दर्शक के लिए भी इसको समझ में आना बहुत आसान था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें मान दिया, सम्मान दिया, बातचीत किया और इतने प्यार से बातचीत किया, इसके लिए आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।